से मैं आग्रह करता हूँ कि वे कृपापूर्वक मंच पर अपना स्थान दें। महात्मा गांधी की परिकल्पना के विनम्र ग्राम सेवक कीर्तिशेष देवी प्रसाद चौबे जी की 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर लोक जागरण की मासिक पत्रिका वसुंधरा का यह आयोजन है। संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन व चित्रगुप्त मेमोरियल फाउंडेशन के सहयोग से यह 21वां आयोजन है। नरवा गुरुआ बाड़ी तथा गोधन न्याय योजना जैसी नवाचारी संकल्पों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गांधी जी की अभिकल्पना के अनुरूप ढालने का आगाज कर चुके प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्य अतिथि के रूप में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु देश के जाने वाले पत्रकार व साहित्यकार श्री सतीश जायसवाल जी, प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित प्रसिद्ध पत्रकार संपादक व लेखक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, माननीय प्रदीप चौबे जी, माननीय रविंद्र चौबे जी और उपस्थित सज्जन। मैं सबसे पहले आग्रह करने जा रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया वे आज के कार्यक्रम के शुभारंभ करने के लिए दीप प्रज्वलन करें और साथ ही साथ पुष्पांजलि अर्पित करें आदरणीय स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे जी के जीवन पर। मैं इसी के साथ साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ सतीश जायसवाल जी को, हिमांशु द्विवेदी जी को और स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे जी के सुपुत्र श्री प्रदीप चौबे जी व माननीय मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी को, श्री अविनाश चौबे जी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ और आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री अरुण श्रीवास्तव से भी अनुरोध है कि पुष्पांजलि अर्पित करें। आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष माननीय मंत्री श्री अमरजीत जी बघेल पधार चुके हैं। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनसे भी आग्रह है कि वे स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे जी की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। मैं आग्रह करूंगा श्री दिवाकर मुक्ति बोध जी, श्री बीस पंकज जी, श्री बीके सदेव जी से, ईवी मुरली जी से कि वे भी मंच पर पधारें और पुष्पांजलि अर्पित करें कीर्तिशेष देवी प्रसाद चौबे जी के चित्र पर। आप सब पूर्व में वसुंधरा सम्मान से सम्मानित हमारे सम्मानित पत्रकार साहित्यकार हैं, उनसे अनुरोध है आइए। जब मास्क उतारे ना तब पहचाना कि मेरे उसमें पहचान ही नहीं पा रहा था। ठीक है, तो बाहर निकाले ना तब पहचाना मैं बोला। मैं श्री लक्ष्मण चंद्राकर जी, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर जी, श्री राजेंद्र साहू जी, श्रीमती इंदिरा मिश्रा जी से भी आग्रह करता हूं कि वे मंच पर पधारें, पुष्पांजलि अर्पित करें। इसके साथ साथ श्री गणेश शर्मा जी, सुश्री नीता लोधी जी, सुश्री भावना पांडे, श्री बाबूलाल शर्मा जी, दुर्ग के पूर्व महापौर श्री आनंद वर्मा जी,
राजेश यादव जी, पत्रकार यशवंत ढोटे जी, आपसे भी आग्रह है कि मंच पर पधारें और कीर्ति शेठ देवी प्रसाद चौबे जी की स्मृति में आयोजित समारोह में उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करें। पत्रकार श्री सतीश जी और आइए मनु जी से भी आग्रह करता हूँ कि वे भी पधारें और पुष्पांजलि अर्पित करें। श्री प्रेम शर्मा जी से मेरा आग्रह है कि वे पधारें और कृपापूर्वक वे मुस्कुराएं और पुष्पांजलि अर्पित करें। मैं आग्रह कर रहा हूँ आदरणीय श्री प्रदीप चौबे जी से कि वे कृपया मंच पर उपस्थित हमारे सभी आज के मान्य अतिथियों का स्वागत पुष्प से करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, तत्पश्चात आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मंत्री जी का स्वागत तथा साथ ही साथ आदरणीय श्री सतीश जायसवाल जी, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी और श्री रमेश नैयर जी का स्वागत। श्री प्रदीप चौबे जी वाला मैं माननीय मंत्री श्री अरविंद चौबे जी से भी आग्रह करता हूँ कि वे मंच पर उपस्थित हमारे सभी मान्य अतिथिगणों का स्वागत सम्मान मान से करें। मैं अविनाश चौबे जी से भी आग्रह करता हूँ कि वे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत मान से करें। आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री अरुण श्रीवास्तव जी से आग्रह है कि वे मंच पर उपस्थित सभी मान्य अतिथिगणों का स्वागत मान से करें। निर्णायक समिति की ओर से मैं सभी दीवान जी से आग्रह करूंगा कि वे आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु सम्मानित होने जा रहे श्री सतीश जायसवाल जी का स्वागत मान से करें। सभी दीवान जी
एलोस की वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ वसुंधरा सम्मान के संयोजक तथा वसुंधरा तथा बहुमत पत्रिकाओं के संपादक जाने माने कथाकार साहित्यकार श्री विनोद मिश्र जी, विनोद मिश्र। वसुंधरा सम्मान के निरंतर 30वें आयोजन में लोक जागरण की पत्रिका वसुंधरा तथा श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के सहयोग से संस्कृत विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से आयोजित इस संक्षिप्त के आखिरी समारोह में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की घोषणा के अनुरूप विगत 2 वर्षों से हमारा यह आयोजन शासन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मानीय श्रीमती भगत जी संस्कृति मंत्री तथा समारोह के मुख्य वक्ता प्रखर पत्रकार प्रखर संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी तथा उन सबके लिए ये बहुत सौभाग्य और गरिमा का विषय है जिस शख्सियत को हमने पहले वसुंधरा सम्मान में श्री प्रभात जोशी जैसे पत्रकार की उपस्थिति में सम्मानित किया था श्री रमेश नैयर जी को भी हमारे बीच इस 21वें आयोजन में हम उपस्थित थे। आदरणीय मित्रों, वसुंधरा सम्मान का प्रारंभ 2001 से हुआ था। वर्ष 2000 का कोई दिन था, मुझे याद नहीं है। सर्किट हाउस दुर्ग में माननीय वीरेंद्र चौबे जी छत्तीसगढ़ शासन में जनसंपर्क मंत्री थे। हम लोग साइंस कॉलेज दुर्ग में एक ही साथ पढ़े हुए थे। सामान्य भेंट मुलाकात के लिए मैं गया था और वहीं पर मैंने उनसे प्रस्ताव रखा। वर्ष 2001 से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो रहा है और बाबू जी की पूरी तिथि का वो 25वां वर्ष भी था। यह एक अच्छा अवसर होता है कि हम किसी अच्छे काम को शुरू करें, कोई बेहतर काम को शुरू करें। उसके लिए यह एक उपयुक्त अवसर था कि उसी वक्त छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो रहा था और उसी वक्त बाबू जी की 25वीं पूरी तिथि भी। तब से लेकर आज तक यह 21वां समारोह है। 21वें समारोह तक मुझे याद नहीं आता और हुआ नहीं है कि चौबे परिवार से कोई भी व्यक्ति मंच पर बैठा हो। वे हमेशा दर्शक दीर्घा नहीं रहे हैं और मुंह जैसे एक छोटे से लेखक को उन्होंने आयोजन का सम्मान किया। मैं कोशिश करता हूँ इस माध्यम से छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में, छत्तीसगढ़ के साहित्य में, लेखन में भी लोगों ने यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की रियाया के लिए बेहतर काम किया है, बेहतर लेखन किया है, रचनात्मक लेखन किया है और वैचारिक पत्रकारिता के नजदीक रहे हैं, उनको किसी तरीके से सम्मानित किया जाए, उनको उपस्थित किया जाए। यही इस आयोजन की पृष्ठभूमि है। मैं वसुंधरा की तरफ से, चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संस्कृति मंत्री जी, माननीय श्री जायसवाल जी, माननीय श्री रमेश नैयर जी, माननीय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी एवं इस सदन में उपस्थित सभागार में उपस्थित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकबूल करता हूँ। महात्मा गांधी की परिकल्पना के निरंतर ग्राम सेवक कीर्ति से देवी प्रसाद चौबे की पावन स्मृति में स्थापित
वसुंधरा सम्मान वर्ष 2001 से निरंतर है। श्री सतीश जायसवाल को 5 दशकों के प्रदीप एवं प्रतिबद्ध लेखन के लिए लोक जागरण की मासिक पत्रिका वसुंधरा द्वारा प्रशस्त पत्र। कीर्ति देवी प्रसाद चौबे ने 49 वर्ष के अपने छोटे से जीवन को भी इस तरह दिया कि वे सदैव हमारी स्मृतियों में रचे बसे रहे। वे ताउम्र, श्रमशील और मेहनत कर समाज के जीवन उत्थान के प्रति संघर्षरत रहे। उन्होंने लोक अस्मिता एवं ग्राम्य चेतना के पक्ष में बुनियादी काम किया। श्री सतीश जायसवाल उम्र के 80वें वर्ष में हैं। 1969 में साप्ताहिक पत्रिका दीवान से पत्रकारिता तथा साहित्यिक पत्रिका ज्ञानोदय से कथा लेखन की शुरुआत करने वाले सतीश जायसवाल ने अपने लेखन के माध्यम से साहित्य, पत्रकारिता और हमारी स्थानीय सांस्कृतिक संवेदना को पोषित एवं संवर्धित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। छत्तीसगढ़ के जनजीवन से हासिल किए गए अपने अनुभवों को उन्होंने सार्थक एवं गंभीर अभिव्यक्ति दी है। एक ऐसी अभिव्यक्ति जो साहित्य और पत्रकारिता के राष्ट्रीय परिदृश्य में विगत 5 दशकों से देखी, सुनी और पढ़ी जा रही है। छत्तीसगढ़ के लोक जीवन को नया रंग और नया रूप प्रदान करने की परिणामदायक कोशिशों के बीच हम श्री सतीश जायसवाल के रूप में एक ऐसी शख्सियत का सम्मान कर रहे हैं जिसने अपने जीवन के 50 वर्ष लोकोपयोगी लेखन को समर्पित किया है। हम अत्यंत श्रद्धा एवं गौरव के साथ श्री सतीश जायसवाल को 21वां वसुंधरा सम्मान प्रदान करते हैं। हम उनके सुखी सामाजिक जीवन की कामना करते हैं। आदरपूर्वक भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य सम्मान समारोह। अमरजीत भगत, संस्कृति मंत्री छत्तीसगढ़, अध्यक्ष सम्मान समारोह। अरुण श्रीवास्तव, अध्यक्ष आयोजन समिति। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वे श्री सतीश जायसवाल जी को यह प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। हम सबकी ओर से उसका सम्मान का एक प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध करता हूँ कि वे शाल, श्रीफल से श्री सतीश जायसवाल जी को सम्मानित करें। श्री प्रदीप चौबे जी से मेरा आग्रह है कि वे आए और शाल, श्रीफल से श्री सतीश जायसवाल जी को सम्मानित करें। मैं माननीय मंत्री श्री रवीश चौबे जी से भी अनुरोध करता हूँ कि वे श्री सतीश जायसवाल जी को शाल, श्रीफल से सम्मानित करें। मैं समारोह के अध्यक्ष माननीय संस्कृति मंत्री जी श्री अमरजीत भगत जी से अनुरोध करता हूँ कि वे शाल और श्रीफल से श्री सतीश जायसवाल जी को सम्मानित करें और साथ ही साथ सम्मान निधि भी प्रदान करें। आयोजन समिति की ओर से अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव भी शाल व श्रीफल से
श्री सतीश जायसवाल जी का सम्मान करेंगे। मैं अब उपदेश करने जा रहा हूँ। आज जो सम्मानित हुए हैं हमारे ऐसे साहित्यकार पत्रकार श्री सतीश जायसवाल जी को है और अपना भूखंड है श्री सतीश जायसवाल जी। जेब में रखिए। और सुनेंगे श्री सतीश जायसवाल जी को। बहुत सम्मान से मैं आमंत्रित करता हूँ। ये प्रोटोकॉल के आड़े तो नहीं आएगा शायद। हाँ, निकाल दीजिए। थोड़ी सांस लेने में सुविधा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी, आज के प्रमुख वक्ता और मेरे मित्र हैं हिमांशु जी, मेरे अग्रज रमेश नैयर जी, सामने बैठे जो मुझे अग्रज का दर्जा देते हैं रविंद्र चौबे जी, इस आयोजन के प्रमुख कर्ता धर्ता मेरे मित्र जिनका उल्लेख किए बिना मैं अपनी बात नहीं कर पाऊंगा, विनोद मिश्र जी, और हम सब की तरफ से आप तक आवाज़ पहुंचाने वाले DN शर्मा जी। उनका उल्लेख इसलिए ज़रूरी है कि अक्षर को छत्तीसगढ़ के ग्राम अंचलों तक पहुंचाने का जो काम मध्य प्रदेश के दिनों से उन्होंने किया था, दुर्ग ने एक कीर्तिमान स्थापित किया था। उल्लेख उसका ज़रूरी है, ख़ास तौर पर तब जब लोक जागरण की इस पत्रिका का विमोचन होना है और अक्षर लोक जागरण का सबसे आधार एक टूल होता है। अपनी बात शुरू करने के पहले कीर्तिशेष देवी प्रसाद चौबे जी की स्मृति को मैं प्रणाम करूंगा और उन उद्देश्यों के प्रति मैं अपनी सहमति, सद्भावना और सम्मान व्यक्त करूंगा जिनको लेकर इस सम्मान की स्थापना की गई है। यह मुझे उस उम्र में मिल रहा है जब आदमी की प्रतीक्षा करने की उम्र जा चुकती है। इसलिए जब इसकी घोषणा हुई तो मुझे थोड़ा अचरज भी हुआ, थोड़ा अविश्वास भी हुआ और फिर विश्वास भी हुआ और फिर मुझे उस सम्मान का एहसास हुआ जो इसके ज़रिए मुझे मिलने जा रहा है। और ये बड़ी अजीब बात थी कि सबसे आखिर में मुझे जाकर इस बात की चेतना हुई कि मैं सम्मानित होने जा रहा हूँ। और इसलिए मेरे अपने मिथक को तोड़ने का भी बड़ा काम इस सम्मान ने किया है। और इस खेल का के जो रिंग मास्टर हैं विनोद मिश्र, उनको मैं रिंग मास्टर ही कहता हूँ, अपने 4 साल के भिलाई प्रवास में जिनका साथ मुझे अच्छे से मिला और वो साथ हमारा आज तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। भारतीय लेखन में एक बड़ी मजबूत धारा रही है जिसमें साहित्य और पत्रकारिता साथ साथ चली है। बाद में तो खैर अलग हुई है, लेकिन यह सम्मान दोनों धाराओं को साथ लेकर चल रहा है। यह मुझे खुशी हुई। मैं उन अपने पहले के 20 सम्मानित नामों की सूची सुन रहा था और उसमें 21वां मैं जुड़ रहा हूँ। मैंने उसको इस तरीके से भी देखा कि पहले के 20 सम्मानित हमारे मित्र पत्रकारिता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और मेरे ऊपर जिम्मेदारी दोनों की है, पत्रकारिता
और साहित्य दोनों की। और इसलिए मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में दो एक ऐसी बातें भी मैं करना चाहूँगा जिनका संबंध पत्रकारिता और साहित्य दोनों से है, जिसमें शासन का संरक्षण भी चाहिए और वो काम करने का वातावरण बने, या आश्वासन भी चाहिए जो हमारे ग्रामांचलों तक पहुंचता हो। और अगर नवजागरण के सम्मान समारोह में हम सब शामिल हुए हैं तो उसमें नवजागरण के उस यज्ञ में हमारी भूमिका भी दिखे अलग से। कोई बहुत भरोसेमंद संकेत अभी तक तो नहीं हमने दिए हैं, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, क्योंकि ग्रामीण पत्रकारिता में मैंने काफ़ी जिम्मेदारी के साथ काम भी किया है और ग्रामीण पत्रकारिता को देखा भी है और ये समझने की बहुत बेलाग कोशिश भी की है कि हमारी पत्रकारिता ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को किस तरीके से सामने ला रही है और आगे बढ़ने के प्रोत्साहन किस तरीके से दे रही है। लोक जागरण शब्द उसमें उनके क्रियात्मक रूप में कहीं दिख रहा है क्या, तो शायद कमज़ोर है। पत्रकारिता दिनों दिन शहर में सिमटी है। सच्चाई ये है कि सारी घटनाएं ग्रामीण अंचलों में घटती हैं, सारी योजनाएं ग्रामीण अंचलों में बनती हैं, शहर में आकर उसकी केवल प्रोसेसिंग होती है। इस मिथक को और इस छद्म को वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी ने तोड़ा है। शुरू में लोगों का ध्यान इस बात की तरफ गया, जो ध्यानाकर्षण का था, कि हमारा मुख्यमंत्री भंवरा चला सकता है, गेड़ी चढ़ सकता है। अब भी उसके गंभीर अर्थों तक पहुंचने की कोशिश नहीं हुई। कुछ समय पहले एक महोत्सव हुआ था रायपुर में, उसमें हिंदी के एक बड़े रचनाकार आए थे, नरेश सक्सेना जी, और उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बात कही थी कि यहाँ आने के पहले वो छत्तीसगढ़ जानते नहीं थे। यहाँ आने के पहले उन्होंने जो साहित्य पढ़ा था उसमें छत्तीसगढ़ का नाम कहीं नहीं था। वो तो मुक्तिबोध राजनांदगांव में रहते थे, मुक्तिबोध की वजह से उन्होंने छत्तीसगढ़ को जाना। इस पर तालियां बजी थीं कि नरेश सक्सेना जी ने मुक्तिबोध जी के ज़रिए छत्तीसगढ़ को जाना। मुझे तकलीफ़ हुई थी। राज्य बनने के पहले भी छत्तीसगढ़ था और राज्य बनने के बाद भी छत्तीसगढ़ है, लेकिन जब राज्य का महोत्सव हो रहा है तो देश का हिंदी का एक बड़ा रचनाकार पहली बार छत्तीसगढ़ को जानने की बात कह रहा है। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ की पहचान बाहर के साथ और बाहर की पहचान छत्तीसगढ़ के साथ नहीं हो पा रही थी। ये हमारी दोहरी जिम्मेदारियों की तरफ इशारा करता है कि हमारा स्थानीय लेखन इस स्तर तक पहुँचे कि बाहर उसकी तरफ लोगों का ध्यान जाए और बराबरी के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की शुरुआत हो। ये ज़रूरत पत्रकारिता में भी है और ये ज़रूरत हिंदी साहित्य में भी है, और एक ये ज़रूरत हिंदी और छत्तीसगढ़ी साहित्य में भी है। ये अंतर संबंधों की ज़रूरत है। इस पर कभी मौका मिलेगा और जो मैं आग्रह करूँगा भी आप सबके सामने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ और आदरणीय संस्कृति मंत्री जी के साथ मैं थोड़ा विस्तार के साथ चर्चा करना चाहूँगा। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि साहित्यकारों के साथ हमारे मुख्यमंत्रियों के और हमारे संस्कृति मंत्रियों के अविचल संबंध नहीं रह पाए, जो कि ज़रूरी था, क्योंकि हम संवाद स्थापना में भरोसा करते हैं लेकिन हमारे साथ ही संवाद की स्थापना नहीं हो पाती। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात बार बार कहते हैं और तब मुझे लगता है कि ये बात जो मैं बहुत दिनों से कह रहा था वो ठीक कह रहा था, और वो ये कि महानदी हमारी जीवन रेखा है। करीब करीब 80 के दशक से मैं महानदी के किनारे भटक रहा हूँ और बार बार दो चीज़ें मेरे ध्यान में आती हैं कि जहाँ नर्मदा नदी घाटी से छत्तीसगढ़ अलग होता है वहाँ से महानदी घाटी शुरू होती है। तो एक हमारा सांस्कृतिक सीमांकन है ये। और फिर राज्य बनने के करीब करीब
20 साल बाद, अब कितने आश्चर्य की बात है कि राज्य बन जाने के 2 दशक तक हमारे पास अपना राज्य गीत नहीं था। यह जमीन का मुख्यमंत्री, लोक का मुख्यमंत्री हमारे राज्य गीत को स्वीकृत करता है। और आप ये देखिए कि वो राज्य गीत क्या कहता है, छत्तीसगढ़ी में है, लेकिन वो भाषाओं को फलांगता है, हर भाषा का है। वो नदी की बात कहता है, वो महानदी की बात कहता है, और उसकी शुरुआत उस अरपा नदी से होती है जिसके किनारे मैं रहता हूँ। वो महानदी और अरपा नदी को जोड़ता है, और महानदी नदियों को और समुद्र को जोड़ती है और एक दूसरी संस्कृति धारा का रेखांकन करती है। और वो बताती है कि हम जल संस्कृति के लोग हैं, और जल संस्कृति में भी यदि हम 2 विभाजन करें, समुद्र के किनारे के रहने वाले लोगों की संस्कृति अलग होती है और नदी के किनारे रहने वाले लोगों की अलग। हम नदी संस्कृति के लोग हैं जो आपस में मेलजोल का भरोसा करते हैं, छोटी नदियों का पानी लेते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, और बड़ी नदी बनकर समुद्र में चले जाते हैं और समुद्र की रचना करते हैं। नदी के बिना समुद्र की रचना नहीं हो सकती है। यह मिलना जुलना एक समावेशी संस्कृति की तरफ इशारा करता है। छत्तीसगढ़ कभी भी बंद नहीं रहा है, संकीर्ण नहीं रहा है, खुला रहा है। इसने बाहर की हवाओं को आने दिया है, अपने खिड़की दरवाजे खोल कर रखे हैं। लेकिन कोई भी यात्रा अगर एक तरफा होती है तो बहुत लंबी नहीं चल पाती है, और उसमें बराबरी की भावना कभी नहीं आ पाएगी। लेन देन की बराबरी की बात होनी चाहिए कि अगर हमने हाथ बढ़ाया है तो सामने वाला हाथ भी हमारे साथ सामने अगर आता है तो बराबरी के दर्जे के साथ आए। ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को इतना मजबूत बनाएं। इन 20 सालों में, अब मैं उसको बांटूंगा तो थोड़ा सा राजनीति की तरफ चला जाएगा और ये मौका नहीं है, लेकिन नाम लेकर, हालांकि संकोच मुझे भी हो रहा है और मुख्यमंत्री जी को भी संकोच हो रहा होगा कि बार बार उनका ही नाम आता है कि उन्होंने ही क्यों जोड़ा हमारी भोजली संस्कृति को। और यहाँ ऐसा क्यों हुआ कि हमारे देखते देखते करीब 30-35 सालों में बिहार का एक उत्सव, वह भी नदी का उत्सव था, वो भी नदी संस्कृति के लोग थे, लेकिन उनका तत्व, उनका लोक तत्व पूरे राष्ट्र का बन गया। बिलासपुर में पचरी घाट गुम चुका, लेकिन छठ घाट बिलासपुर में बन सका। एक संगठित जातीय समूह के प्रयासों की तरफ इशारा करता है। सारी की सारी चीज़ें सरकारी तौर तरीके से नहीं हो सकती हैं जब तक उस समाज में जागरण नहीं होगा। मुख्यमंत्री जिस समय भोजली की बात करते हैं, गेड़ी चढ़ के बताते हैं, तब वो कहते हैं कि नहीं, सारी चीज़ें शासन के स्तर पर नहीं हो सकती हैं। शासन और समाज को एक साथ मिलजुल कर काम करना होगा। शासन को ज़मीन के स्तर पर आना होगा और ज़मीन को शासन के स्तर तक पहुंचने, संवाद करने की स्थिति में अपने आप को लाना पड़ेगा। मैं ज़मीन का आदमी हूँ, पत्रकारिता मैंने ज़मीन की है। अपनी कहानियों की तरफ मैंने जब देखा तब ये बात कह रहा हूँ पूरे भरोसे के साथ कि मेरी कहानियों में वो तत्व है जो छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। राज्य बनने के बाद बहुत से सारे छद्म ऐसे साहित्य की रचना भी हुई जो अपने आप को छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें सांस्कृतिक संवेदना नहीं मिलती है। इसको भी अलगा कर देखने की ज़रूरत है, और ज़रूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ एक ऐसा वातावरण बने, शासन के स्तर पर भी और समाज के स्तर पर भी, कि हमारे यहाँ वो कहानी लिखी जाए जो हमारे यहाँ के शोध छात्रों के लिए काम आ सके और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक संवेदना अगली पीढ़ी तक जा सके, जो काम अभी तक नहीं हो पा रहा है। महानदी की बात जब हम करते हैं तब हमारे यहाँ एक और दृष्टि सामने आती है पत्रकारिता की, कि वो पत्रकारिता चमत्कार पैदा करती रही, खोजी पत्रकारिता होती रही और जाने क्या क्या होती रही। साहित्य में भी ऐसा होता रहा, लेकिन खोज नहीं हुई, अन्वेषण वृत्ति हमारे यहाँ नहीं दिखती है। एक अकेला आदमी मैं क्यों था, ये बात मैं बार बार शायद अपने लिए कह रहा होऊंगा, लेकिन सच्चाई है कि करीब 1980 से एक अकेला आदमी मैं क्यों भटक रहा हूँ महानदी के किनारे, और एक लोक संस्कृति का ऐसा चित्रांकन मेरे सामने आ रहा है जो इसके पहले किसी का ध्यान जिस पर नहीं गया था। भाट चित्रकार होते हैं हमारे यहाँ के लोक चित्रकार,
कुछ गिने चुने गाँव में रहते हैं जो महानदी के साथ और उड़ीसा के साथ जुड़े हुए हैं। खाली दिनों में प्रवास किया करते हैं, आते हैं और हमारे यहाँ घरों की दीवारों पर, गांव की दीवारों पर उसका चित्रांकन करके निकल जाते हैं। वो बिरतिया भी कहलाते हैं। यजमानों के यहाँ भी जाते हैं, रिश्ते नाते ले जाने का भी काम करते हैं। अब आप एक देखिए कि लोक चित्रांकन की एक शैली हमको समाज के किस स्वरूप के साथ जोड़ रही है, और हमारे यहाँ का समाज कितना खुला हुआ है। नदी के साथ साथ वो यात्रा करता है, वो किसी एक भौगोलिक सीमा में, राजस्व भौगोलिक सीमा में बंद कर नहीं रहता है। हमारे और उड़ीसा के आपस के संबंधों की तरफ वो इशारा करता है। जहाँ हमारा लेन देन है, हमारी नाते रिश्तेदारियाँ हैं, ये राज्य बन गया, ये तो एक राजस्व सच्चाई है। लेकिन हमारी सांस्कृतिक सच्चाई ये है कि हम पूर्व की तरफ उड़ीसा के साथ जुड़े हुए हैं, दक्षिण की तरफ जाए तो आज आप देखिए कितनी अजीब स्थिति है कि जो नदी जोड़ती है, इंद्रावती नदी को लेकर उन्होंने विवाद पैदा कर दिया। आंध्र के साथ जुड़ते हैं हम, महाराष्ट्र के साथ जुड़ते हैं, मध्य प्रदेश के साथ तो हम थे ही थोड़े दिनों पहले तक, और उसके पहले मध्य प्रांत और बरार जिस समय हुआ, बरार के साथ हम जुड़े हुए थे। राज्य अलग अलग हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक सत्ता है, छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है। उस व्यक्ति की एक प्रतिनिधि के रूप में आज मुझे सम्मानित होने का मौका मिला। आयोजकों का मैं इसके लिए आभारी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय संस्कृति जी की उपस्थिति में मुझे बोलने का मौका मिला, उन्होंने समय दिया। इतने से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए इतने में आभार नहीं मानूंगा, बल्कि उनसे आग्रह करूंगा कि वो मुझे अलग से बात करने के लिए समय दें। मैं भरोसा दिला सकता हूँ कि मैं अपने पत्रकार और अपने साहित्यकार मित्रों का उचित प्रतिनिधित्व कर सकूँगा। इसी एक छोटे से आग्रह के साथ, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा आग्रही हो रहा हूँ, मैं अपनी बात यही रोकना ठीक समझूंगा। धन्यवाद, आप सबका आभार। मैं आग्रह करने जा रहा हूँ आज के मुख्य वक्ता, प्रकाश संपादक वक्ता डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी को कि कृपया वे अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रदेश के साहसी एवं संकल्पवान मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे बेहद आत्मीय और प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी, छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का और हम सभी पत्रकारों के लिए प्रेरणा का सतत विषय रहे सम्माननीय रमेश नैयर जी, और जिनको सम्मानित करने के लिए हम सब इस प्रांगण में मौजूद हैं, ऐसे आदरणीय सतीश जायसवाल जी, सम्माननीय प्रदीप चौबे जी, रवीन चौबे जी, और हम सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ने में हमेशा सफल रहने वाले भाई विनोद मिश्र जी, आयोजन समिति के तमाम सदस्य और आप सभी उपस्थित महानुभाव। सर्वप्रथम मेरी विनम्र श्रद्धांजलि सम्माननीय देवी प्रसाद चौबे जी के चरणों में, जिनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए ऐसा एक सात्विक आयोजन का सिलसिला राज्य गठन के वर्ष के साथ चला आ रहा है। सर्वप्रथम मैं उन्हें तो श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, साथ ही आयोजन समिति को बधाई देना चाहता हूँ कि स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए शायद इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा आभार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्त करना चाहता हूँ। वर्तमान कोरोना काल में बड़ा सुधीर रास्ता निकला है वर्चुअल माध्यम से आयोजन करने का। जैसे व्यक्ति सम्मानित तो होता है, पता नहीं, पर सम्मान हो रहा है ऐसा बोध करा दिया जाता है। पर यह आपकी उदारता है, आपके साहित्य के प्रति, पत्रकारिता के प्रति और आयोजन के प्रति निजी प्रेम है कि आपने वर्चुअल के विकल्प को खारिज करते हुए वास्तविक तौर पर लोगों की मौजूदगी अपने निवास में कराते हुए इस आयोजन को होने दिया। मैं इसके लिए तहे दिल से आपका आभार ज्ञापित करता हूँ। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो सतीश जायसवाल जी के संदर्भ में, वो इस आयोजन के संदर्भ में, इस पुरस्कार के संदर्भ में तमाम बातें कहे। पिछले 20 साल का इतिहास, अमूमन इसमें पत्रकारों के सम्मानित होने का इतिहास है, लेकिन कुछ एक मौक़ों पर बतौर साहित्यकार भी लोग
इस सम्मान के हकदार बने, इस सम्मान को प्राप्त करके सम्मान को गौरवान्वित करने का कारण बने। लेकिन सतीश जायसवाल जी के साथ में खूबी यह है कि उनके संदर्भ में आज भी ये तय करना मुश्किल है कि वो अच्छे पत्रकार हैं या अच्छे कथाकार हैं। दोनों ही क्षेत्रों के संदर्भ में उनकी जिस प्रकार की निपुणता रही है, जिस प्रकार से वो पारंगत रहे हैं, इस प्रकार का कुशल तैराक, जो वो बात कह रहे थे कि 2 धाराएं साथ साथ चली हैं, पर सतीश जायसवाल जी के रूप में छत्तीसगढ़ को एक ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति मिला जिसने दोनों धाराओं में ही सफलतापूर्वक अपनी निपुणता को साबित किया है। ऐसे शख्स को हम सम्मानित कर रहे हैं, यह हमारे लिए गर्व का विषय है। जहां तक आज के संदर्भ की बात है, चूंकि मूलतः यह आयोजन पत्रकारिता जगत को समर्पित रहा है, इसलिए वर्तमान संदर्भों में कुछ बात उसी को लेकर करना चाहता हूं। पत्रकारिता के क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र बताया गया, पत्रकारिता के क्षेत्र को समाज को जोड़ने वाला क्षेत्र बताया गया, पत्रकारिता के क्षेत्र को बुनियादी मुद्दों को जनता के सम्मुख लाने का विषय बताया गया। पत्रकारिता के संदर्भ में अपेक्षा की गई कि समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे जनसाधारण को और जो जनसाधारण को संचालित करते हैं ऐसे हुक्मरानों को अवगत कराने का काम पत्रकारिता करे। आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद ये सिलसिला हिंदुस्तान के संदर्भ में निरंतर चलता रहा है। उस समय की चुनौतियां कुछ और थी, पर आज के संदर्भ में जिस चुनौती की ओर मैं आप सभी माननीय महानुभावों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो ये कि पहले चुनौतियां सत्ता के संदर्भ में थी, पहले चुनौतियां काम के हालात के संदर्भ में थी, लेकिन अब जो सबसे बड़ी चुनौती पत्रकारिता के क्षेत्र के सम्मुख आके खड़ी हुई है वो है सत्य को जनसाधारण तक परिचित कराने के संदर्भ में। जिस तकनीकी दौर में हम जी रहे हैं, जिस तकनीकी दौर में हम प्रवेश कर गए हैं, जिस सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति अपने आप को पत्रकार कहलाने की स्थिति में आ गया है, इसमें सबसे बड़ा संकट जो खड़ा हुआ है वो हुआ है सूचनाओं की सत्यता का, सूचनाओं की ईमानदारी का, सूचनाओं की विश्वसनीयता का। और इस संकट का मुकाबला करने के लिए उन तमाम पत्रकारों के कंधों पर जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है जो पहले इस संदर्भ में इतने ज़्यादा सचेत नहीं थे। हमारे साथ रमेश नैयर जी बैठे हैं, वो उस दौर के पत्रकार हैं जब अखबार में छपी हुई बात का भरोसा सरकार के गजट से कहीं ज़्यादा किया जाता था। हम उस दौर में रहे हैं, एक अखबार निकलता था नई दुनिया इंदौर से। इंदौर में एक बार खबर छप गई थी 50 के दशक में कि आज अवकाश है, लोग अपने दफ्तर नहीं गए थे, जो दफ्तर से शाम को लौट कर आए थे। इतना भरोसा अखबार ने कमाया था। लेकिन आज के दौर में जब अखबारों में कुछ छप जाता है या चैनल पे कुछ दिख जाता है, आदमी सबसे पहले उसे संदेह की दृष्टि से देखता है। ये एक संकट है। दूसरा संकट इस बात का देश के सम्मुख आ गया है कि देश में जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक हितों की खातिर तथ्यों के साथ खिलवाड़ करने का जो सिलसिला शुरू किया है, उससे समाज को कैसे बचाया जाए, ये भी एक बड़ी गंभीर स्थिति बनी। इसे उदाहरण सहित आपके बीच में साझा करना चाहता हूं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश से एक जिम्मेदार पद पर बैठे, अर्थात मंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहा कि इस देश में अगर महंगाई है तो वो इसलिए है कि 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया था, उस भाषण ने इस देश में महंगाई को स्थापित कर दिया और आज महंगाई उसके कारण है। क्या इस प्रकार के वक्तव्य को स्वीकारा जा सकता है? क्या इस प्रकार के तथ्यों के साथ में समाज को संचालित किया जा सकता है? यह आपके और हमारे सोचने का विषय होना चाहिए। आज की तारीख में जिस भी नेता का अगर महिमा खंडन करना हो तो उसकी वल्दियत के संदर्भ में किसी भी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, कुछ ही क्षणों में वह पूरे समाज में फैल जाता है और लोगों में एक यकीन का वातावरण बनने लगता है कि शायद ये बात सच है। कब ममता बनर्जी मुमताज बानो हो जाती हैं पता नहीं चलता। अचानक पता चलता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू किसी मुसलमान परिवार से ताल्लुक रखते थे। इस प्रकार की तमाम कहानियां इस समय सोशल मीडिया में चल रही हैं। तो ऐसे सोशल मीडिया पे चल रही घटनाओं के संदर्भ में पत्रकारिता जगत क्या कर रहा है, यह हमारे और आपके और सोचने का विषय होना चाहिए। क्या हम इसे केवल तकनीक का प्रभाव ऐसा है इसके आधार पर सर झुका के मान लें, या इसके प्रतिकार के संदर्भ में जितने भी जिम्मेदार संस्थान हैं वो कोई भूमिका निभाएं, इस पर भी विचार किए जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सा अखबार निकल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सा चैनल चल रहा है, ये भी कतई महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन से डिजिटल के माध्यम से आप खबरें पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण इन जिम्मेदार संस्थानों के संदर्भ में भूमिका का है कि
कि वो ऐसी आने वाली खबरों के संदर्भ में अपने अपने प्रतिष्ठान में इस प्रकार का उपक्रम करें कि वास्तविक खबर और इस प्रकार की जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं उनकी सत्यता के अंतर को पाठकों तक पहुंचाने का काम करें। मुझे लगता है कि अगर ये सिलसिला शुरू होगा तो पिछले कुछ समय से जो सिलसिला चल निकला है उससे हम उबर पाएंगे। जिस वसुंधरा सम्मान को मिलने पर हम सब गर्व की अनुभूति महसूस करते हैं, वो सम्मान महज सम्मानित होने का नहीं बल्कि दायित्व बोध का है। मैं सतीश जायसवाल जी के संदर्भ में उम्मीद करता हूं कि वह इस सम्मान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर नहीं देखेंगे, बल्कि आगे भी उन्हें सतत, भले ज़िंदगी के 8वें दशक में वह हैं, पर अभी भी उनके पास लिखने पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि आज का ये सम्मान उनकी कलम बंद होने का कारण नहीं बल्कि कलम को कुछ और गति मिलेगी, इस उम्मीद के तौर पर हम देखेंगे, इसकी अपेक्षा मैं उनसे रखता हूँ। आखिरी में अपनी बात केवल इन शब्दों के साथ कि वर्तमान में कितना भी कठिन दौर हो, लेकिन पिछले दौरों के संदर्भ में देखेंगे तो भी बात उतनी ही कठिन होती थी। महत्वपूर्ण ये होता है कि हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन उस दौर में किस प्रकार से करते हैं। एक छोटी कहानी के साथ दायित्व निर्वहन के संदर्भ में आपसे साझा करता हूँ, उसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि गुजरात के एक बहुत बड़े नेता हुए थे, साथ में पत्रकार भी थे। आज भी गुजरात का सबसे बड़ा समाचार पत्र उन्हीं का स्थापित है। तो वह साथ में वकील भी थे। तो अदालत में एक मुकदमे के संदर्भ में वह पैरवी कर रहे थे। वह प्रकरण काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि उसमें अगर उनका क्लाइंट अगर दोषी करार दिया जाता तो उसे दो ही विकल्प थे, या तो उसे फांसी होती या उसे आजीवन कारावास की सजा मिलती। पैरवी चल रही थी। पैरवी के दौरान जब वह महाशय अपने तर्क दे रहे थे, उसी समय एक व्यक्ति आया, जूनियर वकील, और उनके हाथ में एक चिट दी। उन्होंने उस चिट को पढ़ा और उसको अपनी कोट की जेब में डाल दिया। वह अपनी दलीलें देते रहे। तकरीबन 2 घंटे उनकी दलीलें और चली और दलील के बाद उसी दिन निर्णय भी होना था। और उनकी दलीलों का नतीजा ये हुआ कि उनका जो मुवक्किल था, जो उनका क्लाइंट था, वह दोषमुक्त करार दिया गया और वह बाइज्जत बरी हो गया। केस खत्म होने के बाद में जज ने उनसे पूछा कि वो बीच में आपके पास कोई संदेश आया था, क्या था? तो उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी का निधन हो गया, इसकी सूचना मेरे पास आई। पूरा कोर्ट अचंभित रह गया और जज साहब ने कहा कि अगर ऐसा था तो आप बता देते, मैं कोर्ट स्थगित कर देता। बोले पत्नी तो जा चुकी थी, ये जिंदा था, इसलिए इसका कार्य महत्वपूर्ण था। अब मैं जाके पत्नी के संदर्भ में अपने दायित्वों का निर्वहन कर दूंगा। आपको दिलचस्पी होगी कि ऐसा कर्तव्य परायण व्यक्ति कौन था। मैं आपसे नाम साझा करता हूँ। उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था। हम ऐसी विरासत के उत्तराधिकारी हैं। वो केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि पत्रकारिता जगत में थे। उनका स्थापित गुजरात समाचार आज भी गुजरात का नंबर 1 अखबार है। तो ऐसी विरासत के हम लोग उत्तराधिकारी रहे हैं। ऐसे कर्तव्य परायण लोगों की विरासत हमारे पास में है। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा दायित्व बनता है, हमारी जरूरत बनती है कि हम उस परंपरा के अंतर्गत कुछ बढ़ा नहीं सकते, कोई बात नहीं, पर कम से कम उसके घटने का कारण ना बने। अगर इतनी भूमिका भी निभा पाते हैं तो शायद अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। ऐसे पावन मौके पर आपने मुझे बुलाया, मुझे सुना, इसके लिए हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं पत्रकारिता के स्कूल माने जाने वाले श्री योगेश नियर जी को आमंत्रित करता हूँ अपने उद्बोधन के लिए। आदरणीय श्री योगेश नियर जी। सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, श्री अमरजीत भगत जी, श्री अभी हिमांशु द्विवेदी जी का आपने बड़ा प्रेरक उद्बोधन सुना, हिमांशु द्विवेदी जी, और जिनके ऊपर सारा आयोजन आज का केंद्रित है, मेरे बहुत पुराने मित्र सतीश जायसवाल जी और अब सब देवी और मित्रों। मुझे पहला सम्मान दिया गया था, उसके लिए मैं बार बार कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, वो करता रहा हूँ। और उसका परिणाम ये हुआ था कि सम्मानों का एक सिलसिला मेरे साथ में शुरू हो गया था। मुझे 5 लाख रुपए का उत्तर प्रदेश का पत्रकारिता शिरोमणि सम्मान मिला। 2-2 लाख के सम्मान तो बहुत सारे मिले, और वही मेरे पास जमा पूंजी है जो सम्मानों की, क्योंकि पत्रकारिता में तो उतना मिलता है कि आदमी गुजारा कर ले, न मर सके न ढंग से जी सके। तो ये उस
पत्रकारिता के दौर को। और मैं यहाँ बैठे हुए हैं भूपेश बघेल जी, उनको स्मरण होगा कि मैं भिलाई में एक अध्यापक था। मुझे 315 रुपये तनख्वाह मिलती थी। मुझे सम्मोहित किया गया पत्रकारिता की तरफ। मैंने युगधर्म ज्वाइन कर लिया। पहले महीने की तनख्वाह मिली 165 रुपये। तो मैंने कहा पत्रकारिता का मूल्य, ये व्यक्ति का मूल्यांकन पैसे में पत्रकारिता ये है। और उसके बाद में ठीक है, तो पत्रकारिता और साहित्य, पत्रकारिता और इतिहास, पत्रकारिता और समाजशास्त्र, पत्रकारिता और राजनीति, इन सब के बारे में ये कहा जाता है कि पत्रकारिता जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य है, पत्रकारिता जल्दबाजी में लिखा गया इतिहास होती है, पत्रकारिता जल्दबाजी में लिखा गया समाजशास्त्र होता है। और सब जानते हैं कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, इसलिए पत्रकार की भी तुलना आमतौर पर शैतान से की जाती है। बहुत विंस्टन चर्चिल बहुत अपने विट के लिए, इन सब के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, लेकिन जब एक पत्रकार उनका खड़ा होता था तो उनके पैर कांप जाते थे कि पता नहीं क्या होगा। तो पत्रकारिता, विंस्टन चर्चिल जैसे प्रधानमंत्री, वो ब्रिटेन उस समय का, जिसकी कि आधी से ज़्यादा दुनिया गुलाम थी, हम लोग भी थे, वो अगर उस पत्रकार से कांपता था तो क्या हमने उन मूल्यों की कहीं रक्षा की है? मुझे लगता है कि नई पीढ़ी ज़रूर कर रही होगी। मुझे इस बात का खेद है कि मैं तो नहीं कर सका। मैं इस खेद के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सम्मान के साथ करने जा रहा हूँ आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, समारोह के अध्यक्ष माननीय श्री कुमार जी भगत जी को बताया और अपना संबोधन। आज स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे जी की स्मृति में वसुंधरा सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, जिनको ये सम्मान उत्कृष्ट लेखन के लिए दिया जा रहा है, परम सम्मानीय सतीश जायसवाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, जिनको कि बेवाकी के लिए सब जानते हैं, उनके संपादकीय से लेकर के प्रस्तुति तक का ऐसा चर्चा रहता है कि कुछ भी बात बोलते हो चर्चा का विषय हो जाता है। भाई डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक भाई विनोद मिश्र जी, अध्यक्ष भाई रुचिर गर्ग जी, आयोजन समिति के अध्यक्ष भाई अरुण श्रीवास्तव जी, मुमताज जी, आदरणीय रमेश नैयर जी, इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे चौबे परिवार के सभी उनके परिवारजन, माननीय प्रदीप चौबे जी, भैया रविंद्र चौबे जी, भाई सुरेंद्र शर्मा जी, ज्ञानेश जी, प्रतिमा चंद्राकर जी, रे साहब, किरणमय नायक जी और बहुत सारे पत्रकार साथी दुर्ग से, भिलाई से जो आए हैं, पूर्व महापौर जी, सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और मैं स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ये बहुत आज संयोग की बात है कि आज उनका पुण्यतिथि भी है और छत्तीसगढ़
राज्य भाषा का स्थापना दिवस भी है। तो मैं राज्य भाषा के भी स्थापना दिवस के आप सब मल्ला बधाई देता हूँ और साथ में उत्कृष्ट लेखन पर और पत्रकारिता बर साहित्य के क्षेत्र में काम करे बर उत्कृष्ट काम करे बर सतीश जायसवाल जिला जो आज सम्मान देवत जाते तो ओकर बर भी उनके हम बहुत बधाई देवत हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जहाँ आप मन यहाँ के नदी के बारे में, यहाँ के पहाड़ के बारे में, संस्कृति के बारे में बहुत अच्छा लेखन लिखे हो, साहित्य लिखे हो, वहीं छत्तीसगढ़ के यहाँ के संस्कृति ला, यहाँ की जो सभ्यता है ओला बचाए बर यहाँ सबसे जेमन के महत्वपूर्ण भूमिका रखे यहाँ के मानव के, यहाँ के आदि मानव के, आदिवासी संस्कृति के, पिछड़ा संस्कृति के, छत्तीसगढ़ के संस्कृति के जिला विभिन्न अवसर पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी है जेकर आप मन उल्लेख करे हो कि गेड़ी चढ़ते भौरा चलाते, यहाँ के संस्कृति ला बार बार लोग मन के मानस पटल में ओला विस्मृत न होकर बर स्थापित करते, ओकर बर घलो आप ला बहुत मैं बधाई देवत हूँ। ये अवसर है हमार मन के आदरणीय रविंद्र चौबे और प्रदीप चौबे जी के पिताजी स्वर्गीय देवी प्रसाद जी ला याद करे के उनके अपन स्मरण करे के, उनके नमन करे के मैं नमन करते हुए और ये प्रकार के कार्यक्रम हमेशा हर पिछले साल भी हमन साथ में रहे और इन साल भी हमन साथ में ये कार्यक्रम ला आयोजित करे हैं, आगे भी हो ही। बहुत देर हो चुके हैं, समय लंबा कुछ नहीं कहूँ। मैं हमेशा चौबे परिवार जी के उज्जवल भविष्य के प्रति मैं नमन कर उनके शुभकामना देता हूँ और अपन वाणी का विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। इसके पश्चात लोक जागरण की पत्रिका होगा तथा कला साहित्य एवं संस्कृति की पत्रिका बहुत का उद्घाटन होगा। मैं आगे कहूँगा कि मंच पर भाई विनोद ऋषि जी जो संपादक हैं, संपादक श्रीवास्तव और प्रकाशक मुमताज जी से आगे करता हूँ कि वे जो कार्यक्रम के कार्रवाई करवाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंच पर उपस्थित हमारे माननीय जो कार्यक्रम करेंगे। वसुंधरा पत्रिका में छत्तीसगढ़ की 11 प्रतिनिधि कथाएं हैं, कहानियां हैं और समाज से 2 स्थानीय लेखक कथाकार यहाँ उपस्थित हैं। एक श्री सतीश जायसवाल जी यहाँ उपस्थित हैं और दूसरा श्री श्रद्धा पाइक जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी आग्रह करूंगा कि दोनों कथाकारों को एक प्रति भेंट करें, श्री सतीश जायसवाल जी को और श्री श्रद्धा पाइक जी से आग्रह है कि मंच पर आए, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों एक प्रति प्राप्त करें। कला साहित्य और संस्कृति की पत्रिका बहुमत का लोकार्पण बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ अब आग्रह करूंगा अपनी मुख्यमंत्री जी से कि वे
लोक जागरण मासिक पत्रिका वसुंधरा एवं चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संयुक्त आयोजन में स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे जी के स्मृति में वसुंधरा सम्मान आज आदरणीय सतीश जायसवाल जी को आदरणीय सतीश जी, आदरणीय रमेश नैयर जी, आदरणीय हिमांशु द्विवेदी जी, कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष भाई अमरजीत जी, आदरणीय रवि चौबे जी, प्रदीप चौबे जी, प्रतिमा चंद्राकर जी, इंदिरा मिश्रा जी, विकेश रे जी, विनोद मिश्र जी, अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, मुमताज जी, टीवी मुरली जी, दिवाकर मुक्तिबोध जी, लक्ष्मण चंद्राकर जी, राजेश साहू जी, सुश्री नीता लोधी जी, जसवंत भोटे जी, बाबूलाल शर्मा जी, गणेश जी, उपस्थित सभी साथियों, सुरेंद्र शर्मा जी भी दिख रहे हैं और एक और शर्मा भी हैं जो संचालन कर रहे हैं, बहुत पुराने परिचित भाई राजेश यादव भी हैं। छोटी सभा लेकिन विद्वत सभा। मोतीलाल जी को संबोधित करना, बद्रीनाथ भी दिख रहे हैं, बद्री जायसवाल जी भी दिख रहे हैं, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री निवास में वसुंधरा सम्मान का कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। अब इसे कोरोना की ही कृपा कहें, क्योंकि इसके पहले भिलाई होटल में सभागार गृह में हमेशा आयोजन होते थे और हम लोगों को इंतज़ार रहता था 14 अगस्त का, जिसमें बड़े बड़े वक्ता भी उसमें आए हैं और बड़े बड़े पत्रकारों को सम्मानित भी किए, राजनेता भी आए, साहित्यकार भी रहे, पत्रकार भी रहे और हमेशा ये विद्वत सभा ही रही है। जब से इसका आयोजन शुरू हुआ है तब से हम लोग देख रहे हैं और एक परंपरा की जो शुरुआत हुई है वो निरंतर चल रहा है, भले कितने भी अड़चन और परेशानी आते रहे। जैसे कि हिमांशु जी ने कहा कि सभी कार्यक्रम आजकल डिजिटल हो गया है और उसी से सब आभासी कार्यक्रम होता है, लेकिन ये कार्यक्रम पिछले 2 साल से एक आयोजन के रूप में होता है, न कि डिजिटल होता है। भौतिक रूप से सम्मान किया जाता है। मुझे बड़ी खुशी है कि सतीश जायसवाल जी को हम लोगों ने सम्मानित किया। एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान स्वर्गीय देवी प्रसाद जी चौबे जी की स्मृति में किया जाता है। देवी प्रसाद चौबे जी से मुझे कभी रूबरू मिलने का अवसर नहीं मिला, उनके बारे में सुनते थे और प्रदीप चौबे जी, रविंद्र चौबे जी, अजय जी, इन सबको देखने से ये अंदाज़ा हम लोग लगा सकते थे जब ये लोग ऐसे हैं तो वो कैसे रहे हैं। चौबे जी उस दौर के नेता हैं जब महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा प्रभाव न केवल देश में, विश्व में और समाज में बहुत ज़्यादा था। चौबे जी ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े, खेती किसानी किए और एक ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए और वैचारिक रूप से बड़े दृढ़ व्यक्ति। मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा। उस समय ही राजा रजवाड़ा का समापन हुआ था। जब वो राजनीति शुरू की तो लड़ाई किससे हुई? रामराज परिषद, एक तरफ धार्मिक संगठन और दूसरा उसका प्रतिनिधित्व करने वाला महल, संवर्धा राजा उसका प्रतिनिधित्व, और उसके विरुद्ध में एक किसान देवी प्रसाद चौबे जी खड़े हुए और उन्हें पराजित किया।
कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। तो अपने विचारों के प्रति कितने प्रतिबद्ध थे। हालांकि बहुत धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक रूप से हम लोग देखते हैं चौबे जी खूब धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य भी हैं। दूसरा उदाहरण चौबे जी का, इनके कुल देवी हैं देवकर में, देवकर ही ना, गलत नहीं बोलता हूं, देवगांव में इनका कुल देवी मां माया का मंदिर। वो दौर था जब बलि प्रथा का विरोध करते रहे लोग, बड़े बड़े आयोजन होते थे। बलि तो आज भी चढ़ाया जाता है, और खासकर नवरात्रि में जब जमारा निकलता है तो बकरे के बलि तो देते ही हैं। उस समय भी वहाँ महामाया में बलि प्रथा प्रचलित थी। देवी प्रसाद चौबे जी के कुल देवी, अब जब जमारा निकला और उस समय जब बलि देने की बात आई तो चौबे जी खड़े हो गए दरवाजे में। यदि मां को रक्ति की आवश्यकता है तो फिर बकरे का क्यों? और बलि देना है इधर मेरा दीजिए। और उस दिन से वहां बलि प्रथा समाप्त हुई। ये उसके कथनी और करनी में समानता, विचारों के प्रति दृढ़ता। आजकल तो कथनी और करनी में बड़े अंतर है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, कहने के लिए कुछ और होता है, बोलने के लिए कुछ और। तो आज के ज़माने और उस ज़माने में अंतर ये था। और एक रहस्योद्घाटन अभी बैठे बैठे रमेश नैयर जी किए, जिसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं की, खुद अपने भाषण भी उन्होंने उल्लेख नहीं किया। उन्होंने बताया कि देवी प्रसाद चौबे जी पत्रकार भी थे। वो नवभारत के संवाददाता थे और लिखते भी थे। हम लोग तभी तक के उसको ठेठ छत्तीसगढ़िया नेता के रूप में ही जानते थे, लेकिन अभी नैयर जी ने बताया कि वो संवाददाता भी थे, तो लिखते भी थे। तो उस मायने में आज का जो आयोजन है और जो चौबे जी ने जो और लोक जागरण मासिक पत्रिका ने जो आयोजन किया, उसके आयोजन के माध्यम से लेखक, पत्रकार और साहित्यकारों का सम्मान को उसके नाम से रद्द किए हैं, तो निश्चित रूप से ये आयोजन बिल्कुल सार्थक आयोजन है उसके नाम से जो किया गया है। और आज का और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देवी प्रसाद चौबे जी ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति को आज सम्मान दिया गया है जो ग्रामीण क्षेत्र के ही पत्रकारिता करते रहे। उन साहित्य रचनाओं में भी यदि उनको देखें तो उस केंद्र में ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण जीवन है। तो सही में जो पहला पुरस्कार दिया गया, आज अब ये तो कार्यक्रम तो निरंतर चलता रहेगा, लेकिन आज जो दिया गया है, दोनों विभूति हमारे सामने बैठे हुए हैं और ये बेहद प्रसन्नता का विषय है। आदरणीय साथियों, आज जब हम गांव की बात करते हैं तो शासकीय योजनाओं के बारे में तो चौबे जी मीडिया के सामने बोलते रहते हैं, विधानसभा में बोलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज यदि हमें समृद्ध करना है तो गांव को समृद्ध करना है। गांव के किसानों को, मजदूरों को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, गांव के संस्कृति को ही हम बचाएंगे, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। और दुर्भाग्य से ये हुआ कि गांव लगातार पलायन करते गए, गांव से लोग पलायन करते गए रोजी रोटी के तलाश में और बेहतर जीवन के तलाश में। लोग शहर की ओर आते रहे और शहरों में भीड़ बढ़ती रही और आज पांव धरने की जगह नहीं है। चक्का जाम, आए दिन जाम कहीं भी सुनाई पड़ता है और नए नए बस्तियां बस रही है, कॉलोनियां बन रही है। लोग गांव से पलायन करते गए
और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ, हम कहते हैं गांव से जो लोग निकल के आए, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ हमारा गांव में जो बौद्धिक पलायन हुआ, वो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। जो लोग गांव को समझते थे, गांव के नेतृत्व करते थे, गांव को सुंदर बनाने की दिशा में काम करते रहे, वो सारे लोग पलायन करके शहर में आ गए और गुम हो गए। उसका सबसे ज़्यादा नुकसान समाज को हुआ है। यदि यही अब हमने उसे उलट करने की कोशिश की। आज स्थिति ये है कि जब से हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की है, जब से 25 रुपये क्विंटल धान देना शुरू किया है, जो 15 लाख किसान थे आज बढ़ के 22 लाख हो गए तीसरे वर्ष में। जो 22 लाख हेक्टेयर में खेती होती थी अब बढ़ के 27-28 लाख हेक्टेयर हो गया है। तो लोगों के खेती की तरफ रुझान बढ़ा है। जो शहर में भी रहते हैं वो खेती करने अब गाँव जाने लगे हैं। गाँव में अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी सुविधाएँ भी हो, वहाँ एजुकेशन भी हो जाए। इसके लिए हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी कर रहे हैं। और उसके बाद अब जो करने जा रहे हैं वो गांव के जो हॉस्पिटल है वो सबसे उसको मजबूत बनाना है। पीएससी सीएससी उसमें सारी सुविधाएं हो जाए। तो आदमी चाहिए क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी, और उसके बाद खुला वातावरण मिल जाए तो उससे बड़े जीवन और क्या हो सकता है। और न केवल हम किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों के लिए भी सबसे ज़्यादा पलायन मजदूर ही करते हैं आज। तो पलायन, मजदूर यदि पलायन करेंगे तो उससे रोकने के भी, आज शहर में जो भीड़ बढ़ रही, झुग्गी झोपड़ी बस्ती, निचली बस्ती की बात जब करते हैं, 8 बाई 10 के कमरे में पूरा परिवार समाया रहता है। जो गांव में जिनके गरीब से गरीब आदमी भले 2 कमरे हों, लेकिन आधा एकड़ उसका परिसर रहता है, 1 एकड़ का परिसर रहता है। यदि आबादी में चल रहे तो 2-3 एकड़ का निवास रहता है। गांव में जमीन की कमी खास तो छत्तीसगढ़ में, मैं दूसरे प्रदेश की बात नहीं करता, जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में सबसे आदर्श स्थिति कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। तो जनसंख्या के अनुपात में जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत आदर्श स्थिति है। और इसलिए यदि हम गांव के मजदूरों को भी वहाँ रोकें और उनको बेहतर सुविधा दे सकें, और इसीलिए राजीव गांधी खेतिहर मजदूर न्याय योजना जो शुरू की, उसमें 6000 रुपया वार्षिक देने की जो बात की, वो पलायन रुके वहीं रहे और वहीं उसको आगे बढ़े। हमने तो कोशिश की कि अब गोबर से लोगों को पैसा मिलना शुरू हुआ। अभी जैसे मैंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के कारण से लोगों को गाँव तरफ रुझान बढ़ा है और खेती की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। तो वहीं गोबर से एक नया परिवर्तन आने वाला है, वो श्वेत क्रांति का है। अब लोग अब डेयरी की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत धीरे से ये हो रहा है। मैंने हर जिले में बात की लोगों से, जिसके पास 10 गैया थे आज 50-50 गैया तक रख लिए हैं, 100-100 200 गैया रखना शुरू कर दिए। तो इसलिए कि ये अब जो डेयरी है वो अनार्थिक नहीं रहा। गौ केवल हमारे धार्मिक उससे जुड़ाव नहीं है, बल्कि हमारा अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार था। लेकिन उसे हम लोग लगातार उसको छोड़ते गए। तो ये दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं तो गांव समृद्ध होगा। एक जो व्यावसायिक समाज है उसके कार्यक्रम में गया था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप गांव के लिए कर रहे हैं, उनको चावल दे रहे हैं, उसके लिए बिजली बिल हाफ कर रहे हैं, उसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया? मेरा सीधा से एक लाइन का जवाब था, मैंने आपके ग्राहक की जेब में पैसा डाल दिया है। और आज किसी भी सेक्टर में चल लीजिए, छत्तीसगढ़ कोई भी सेक्टर, चाहे वो रियल एस्टेट की बात हो, चाहे टेक्सटाइल की बात हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें ग्रोथ ना हो। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि जब हम लोग तेंदुपत्ता 2500 से बढ़ा के 4000 किया, 7 जो वनोपज से बढ़ा के 52 वनोपज किया, और मैंने एक डाटा निकाला। मुझे विक्रम मंडावी जी जो दंतेवाड़ा के विधायक है, वो एक दिन आए और मुझे एक आवेदन दिए और उन्होंने लंबा लिस्ट बनाया हुआ था। और वो बोले इतने सड़कों को मुझे चाहिए। बोले इतने सड़कों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बोले बगल वाला पढ़िए आप। बोले क्या है? मुरम रोड। मैं समझता हूँ चौबे जी जब पहले विधायक बने थे, प्रतिमा जी जब पहले विधायक बनी थी, उस समय मुरम रोड की डिमांड होती थी।
अब के समय में कोई मोरम रोड नहीं मांगता, लेकिन बरसों बाद कोई विधायक मुझसे मोरम रोड की मांग की तो मैंने पूछा कि मोरम रोड क्यों चाहिए? तो बोले अंदर के इलाके में भी गांव वाले वो अंदर वालों से भी बात कर लिए हैं, बोले हमको पक्का रोड नहीं, कम से कम मुरम रोड बना दीजिए क्योंकि हम ट्रैक्टर ले चुके हैं। और आश्चर्य ये, मैंने फिर उसके कथन के बाद फिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मैंने रिपोर्ट मंगाई कि भैया कौन कौन बस्तर के कौन कौन से ज़िले में 17-18 से आप रिकॉर्ड भेजिए कि कितना कितना ट्रैक्टर बिका, कितने मोटरसाइकिल बिकी। तो मैंने दंतेवाड़ा के देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि सन 18 में एक भी ट्रैक्टर नहीं बिका था, और आज 2021 में पूरा जो वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, ऐसे में 133 ट्रैक्टर बिका है एक साल में। मतलब पिछले 3 साल में लगभग वहाँ 400 ट्रैक्टर बिका, मतलब। और मोटरसाइकिल जो 15 बिका था अब 2000 से नीचे नहीं बिकता हर साल। तो लोगों के पास अब गांव में रहने का एक कारण बना, नहीं तो लोग कभी आदिवासी पलायन नहीं करते थे, लेकिन बस्तर से पलायन शुरू हो गया था। अभी जब लॉकडाउन हुआ तब हमने देखा कि हम तो सोचे नहीं थे कि बस्तर के लोग कभी पलायन करेंगे, लेकिन जब गाड़ियों की मांग आई, ट्रेन की मांग आई, सहायता की मांग जब आई, तो आश्चर्य, जम्मू कश्मीर में तो सबसे ज़्यादा थे लोग, लेकिन बस्तर के लोग आपको आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, गोवा में वहाँ लोग थे जिसके लिए हम लोगों को बस भेजना पड़ा। तो जो वनोपज से लोग अपना जीवन गुजारा कर लेते थे, अब बेहतर रोजगार के लिए आदिवासी भी पलायन करना शुरू कर दिए। ये हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है कि अब उन लोगों को रोजगार कैसे हम लोगों को देना है। तो ये जब वैल्यू एडिशन शुरू किए हैं तब से इसमें कमी आने लगी है। मुझे संत नेताम जब मुझसे मिलने आए पिछले साल के लॉकडाउन के बाद, बोले हमारे कोंडागांव जिला में 4000 नौजवान वापस आए हैं, 4000। तो उन्होंने कहा यदि आप उसको काम नहीं देंगे तो फिर बंदूक उठाएंगे, क्योंकि उसके कब्जे में आएंगे। गांव-गांव में आप सुरक्षा दे नहीं सकते, उठा के ले जाएंगे, उसको बंदूक थमा देंगे, इसलिए उसको रोजगार देना जरूरी है। तो आज हमारी जो सरकार है, ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने का कारण यही है कि यदि आप उसको रोजगार दे दीजिए, उसके स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिए, कोई आदमी बंदूक पकड़ना नहीं चाहेगा, सब हल पकड़ना चाहेंगे। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। यही देवी प्रसाद चौबे जी जो गांधीवादी थे, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रतिनिधित्व करते थे, ग्राम्य परिवेश के जो प्रतिनिधित्व करते थे, ऐसे व्यक्ति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आदरणीय सतीश जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ये सम्मान आपने कृपापूर्वक स्वीकार किया, और मेरा सौभाग्य है कि आपको सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला। और बहुत दिनों बाद बहुत तेजस्वी भाषण हिमांशु जी का सुनने को हम लोगों को मिला है, और नैयर जी तो बहुत साड़ कर दिए, हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन आपकी उपस्थिति से मन गदगद है कि आप उपस्थित हुए, मिले, आपका आशीर्वाद मिला, और इसके लिए मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, सभी को धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद तो देंगे ही, मैं उसके पहले चाय नाश्ता के लिए आमंत्रित कर देता हूं धन्यवाद के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। साथियों, स्वतंत्रता सम्मान के इस महत्वपूर्ण आयोजन के अतिथि माननीय भूपेश बघेल जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मंत्री अमरजीत भगत जी, और आज के केंद्रीय पुरुष सतीश जायसवाल जी, रमेश नियर जी, माननीय हिमांशु त्रिवेदी जी, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन का, संसदीय विभाग छत्तीसगढ़ शासन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ समाज का साथियों, चौबे परिवार की ओर से, आयोजक समिति की ओर से आपका आभार। मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से
कर रहा हूँ कि ये झुग्गियाँ गरीबों की खानगाहें हैं, ये झुग्गियाँ तो गरीबों की खानगाहें हैं।